नमस्कार श्रोताओं। हेलो हल्द्वानी रेडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी जी मौजूद हैं। हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर वहाँ विभागाध्यक्ष होने के साथ भी सर का बहुत लंबा पत्रकारिता का करियर रहा है, यानी कि 34-35 साल लंबा पुराना पत्रकारिता का आपका इतिहास है। आज हम सर से विभिन्न इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। खासकर मीडिया के क्षेत्र में जो रिसर्च की कमी है वर्तमान समय में, इन्वेस्टिगेशन के बिना ही आजकल खबरें आ रही हैं या शोध की जो हमारे पास बहुत कमी दिख रही है, उस क्षेत्र में हम सर से थोड़ा सा मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले राजन जी, मुझे लगता है कि हम लोग क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो सेल्फ फाइनेंस मोड में तब शुरू में कुछ ऐसे विषय प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू हुए थे। तो मुझे लगा पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि नैनीताल कैंपस में पत्रकारिता विभाग की शुरुआत कैसे हुई है। जी 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 ना? जी। नैनीताल परिसर में पत्रकारिता विभाग की शुरुआत हुई थी सन 2006 में, और उस समय पर ये जो चलता था सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता था और केवल पीजी डिप्लोमा इसमें पाठ्यक्रम चलता था। तो उस समय पर प्रोफेसर निर्जला टंडन थी, हिंदी विभाग की में प्रोफेसर थी, वो विभाग अध्यक्ष भी थी उस समय। तो वो समन्वयक थी इस विभाग की, और मैं इसमें एज टीचर मेरे को रखा गया था। तो पढ़ाई में, टीचिंग में हम दो लोगों ने इस तरह से शुरू किया था इसको। फिर उसके बाद समय की ज़रूरतें बढ़ने के साथ ऐसा लगा कि भाई कुछ और कोर्स भी इसमें होने चाहिए, डिग्री कोर्स भी होना चाहिए या और तरह की चीज़ों को जोड़ा जाना चाहिए। तो उसके लिए शासन स्तर से लगातार विभाग में हम लोग भी और विश्वविद्यालय के लोग भी प्रयासरत रहे। तो उसके बाद सन 2011 में विभाग पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड हुआ, जो कि रेगुलर मोड में आया। और उस समय पर एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में मेरा और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पूनम बिष्ट का, इन लोगों का चयन हुआ था। और एक लैब असिस्टेंट के रूप में चंदन राम, ये 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद ये विभाग एक नियमित विभाग के रूप में काम करने लगा। और उसके बाद 2015 से फिर हमने इसमें डिग्री पाठ्यक्रम को भी शामिल किया। और इस समय जो विभाग में चलता है, एक तो पीजी डिप्लोमा चलता है, एक डिग्री चलती है, और उसके साथ में पीएचडी कोर्स भी चलता है। ओके, तो बैचलर भी है सर? बैचलर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में के कैंपस में नहीं है, क्योंकि वहाँ जगह की बहुत कमी है। लेकिन वहाँ हमसे एफिलिएटेड कॉलेज है, काशीपुर में ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज है, वहाँ ये पाठ्यक्रम चलता है, यूजी का भी। जी जी। तो सर कितने स्टूडेंट अभी तक पास आउट कर चुके हैं आप? कितना हो चुके हैं? अगर हम 2006 से देखें तो औसतन हम 30 विद्यार्थी मान सकते हैं पर ईयर का। तो उस हिसाब से लगभग 17 साल में लगभग 350 300 विद्यार्थी करीब हमारे यहाँ से पास आउट हुए। जी जी। और पीएचडी में सर कितना इन्वॉल्व है इस वक्त? पीएचडी में इस समय 3 लोगों ने तो हमारे यहाँ से पीएचडी कंप्लीट कर ली है, 3 विद्यार्थियों ने तो। और 5 विद्यार्थियों की इस समय पे कंप्लीट हो चुकी है, केवल उनका सबमिशन होना है, बाकी काम उनका पूरा हो चुका है। जी जी। और 2 विद्यार्थी इस समय डॉक्टर पूनम बिष्ट के अंडर में 2 विद्यार्थी और कर रहे हैं, उनको लगभग 1 साल का समय हुआ है शुरू किए हुए। जी जी। राजेंद्र जी, एक थोड़ा जिज्ञासा ये हो रही है ना कि जो स्टूडेंट पत्रकारिता से कोर्स कर रहे हैं वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं? वो एकेडमिक का फील्ड उनकी प्रायोरिटी में है या वो पत्रकार बनना चाह रहे हैं? सर थोड़ा सा बताइए कि आपके स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमने कहाँ अभी कहाँ तक हैं? अनुभव किया उसमें देखा कि एकेडमिक में जाना चाहते हैं कई विद्यार्थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। पत्रकारिता में ही ज़्यादा जाना चाहते हैं लोग। लेकिन एक खास बात यह है कि प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में जाने वालों की संख्या कम हो रही है धीरे धीरे। और जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एंकर के रूप में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके अलावा जो पोर्टल्स आजकल शुरू हुए हैं, वो बहुत अच्छी ओपनिंग विद्यार्थियों को मिली है कि शुरू में काम सीखने के लिए, या बल्कि उसमें अगर वो अच्छे ढंग से काम करें तो उसमें इनकम भी बहुत अच्छी जनरेट हो रही है। तो पोर्टल्स में भी डिजिटल मीडिया में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया, इन दो में ज़्यादा रुझान विद्यार्थियों में इस समय देखने को मिल रहा है। तो वही महानगरों का रुख करते होंगे, दिल्ली वगैरह, या फिर छोटे दिल्ली शहरों में का भी रुख मिले तो अवसर? कम करते हैं, क्योंकि इतने लोगों के साधन नहीं है कि वहाँ जा कर के वो इस तरह से रह सकें और लंबे समय तक स्ट्रगल कर सकें। लेकिन वो आसपास के शहरों में, और ख़ास बात ये है कि वो जहाँ के रहने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं हल्द्वानी के हैं, मान लीजिए काशीपुर, बाजपुर वगैरह, तराई के हैं, उधर कुछ पहाड़ की तरफ के भी हैं, बागेश्वर, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा साइड के हैं, और कुछ नैनीताल के ही हैं।
तो वो पोर्टल के काम में इन लोगों को अपने ही शहर में काम अच्छा मिल जा रहा है। जो लोग अच्छे हैं काम करने में, एनर्जेटिक हैं, उत्साह है जिनमें जिनमें थोड़ी सी भी एक लगन और नया विजन है, तो उन लोगों को अपने ही शहर में ठीक ठाक आमदनी मिल जा रही है। बिल्कुल, या तो खुद का अपना चैनल भी खोल रहे वो अपना हैं। चैनल अपने पोर्टल के माध्यम से चला रहे हैं, तो उसमें उनको अच्छी पहचान भी बन रही है, उन्हें काम सीखने का भी मिल रहा है मौका, और आमदनी भी ठीक ठाक हो जा रही है। जी जी। अब इसी तरह हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का भी रुख है। ये उत्तराखंड के सारे विद्यार्थियों का यही है जो जर्नलिज्म किए हुए हैं, हाँ। वो उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने पोर्टल खोल दिए हैं, या स्थानीय कुछ पेपरों से या मीडिया से जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। कई विद्यार्थी जो है कुछ अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए, और जो समर्थवान हैं या कुछ विद्यार्थी हमारे बाहर भी अगर निकल गए हैं, वो सारे यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हो, ओपन यूनिवर्सिटी के हो, वो बाहर भी गए हैं महानगरों में। लेकिन ज़्यादातर जो रुझान हो रहा है आजकल, संभावनाएं ज़्यादा हो गई डिजिटल के दौर में, तो पोर्टल, हाँ, लोकलाइजेशन है, तो हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ के अपना पोर्टल खोल ले रहा है, यूट्यूब चैनल बना ले रहा है। लोकल से ही आप ग्लोबल हो रहे हैं, तो फिर आप बाहर जाने की क्या जरूरत जरूरत है? नहीं हाँ, महसूस हाँ, हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ तो एक दो विद्यार्थी ऐसे रहे कि एक विद्यार्थी अभी भी जो करंट में हमारी एक स्टूडेंट है, तो उसके कई यूट्यूब के उनमें उसे करीब 40 लाख तक के व्यूज़ मिले। अच्छा। 4 मिलियन व्यूज़ मिले। और एक दूसरे हमारे विद्यार्थी थे, हालांकि वो पहले से पोर्टल चला रहे थे, एडमिशन उन्होंने बाद में लिया, और बड़े जाने माने उत्तराखंड के फोटोग्राफर थे। आप लोगों ने भी नाम शायद सुना होगा, अमित शाह थे। और हाल में अचानक बड़ी अल्प आयु में अचानक उनका निधन हो गया, जिससे बड़ी एक उत्तराखंड के यूट्यूबर्स के लिए भी और फोटोग्राफर्स के लिए भी एक, और उत्तराखंड की जनता के लिए भी बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। तो उनके भी मिलियंस में व्यूज आते थे, तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा भी थे और दूसरे लोगों को सिखाते भी थे ये लोग। इसमें सर सबसे अच्छा एक चीज़ और भी हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ के, जो पत्रकारिता किए हुए लोग हैं, अगर वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि अपने क्षेत्र में ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहले से तो क्या था कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में, तो अब उन पे ये जो पोर्टल और सोशल मीडिया तमाम यूट्यूब के जरिए एक विकल्प के रूप में आ गया, वो अपने घर से ही, अपने क्षेत्र से ही ये काम शुरू करने लगे हैं, और अपने ये क्षेत्र बहुत अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी आई है। जी और कंटेंट भी लोकल लेवल का बन रहा है, बन रहा है, अच्छा कंटेंट बन रहा है। एक मोनोकल्चर को तोड़ने का काम कई भी बार किया तो है। अब ऐसा हो गया कि जो प्रिंट मीडिया के या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एस्टेब्लिश्ड पत्रकार हैं या जो एस्टेब्लिश्ड पुराने हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ न्यूज़ भी एक बहुत बड़ा हो गया है पोर्टल्स, कि इनके माध्यम से जानकारी मिल जाती है, खबर की, कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत जानकारी मिल जाती है कि वहाँ से घटना हो गई। सोशल मीडिया या इन्हीं को देखते हैं, सबसे पहले वहीं आती है न्यूज़, पोर्टल को और देखते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरे, तो उन लोगों को न्यूज़ को जुटाना और उसको थोड़ा और ठीक ठाक करके प्रेजेंट करना एक आसान भी हो गया है अपने आप। तो फायदा इसका ओवरऑल पूरे मीडिया को मिल रहा है, पाठकों को भी मिल रहा है। हाँ, पाठकों को तुरंत मिल कोई रहा है, न्यूज हम बिल्कुल जी, तक हाँ, सेकंड भर में पहुंच जा रही है ना। बिल्कुल जी, हाँ। वही सर, जो इन्वेस्टिगेशन वाला मामला जो था, आजकल शोध परक खबरें नहीं आ रही हैं, शोध की कमी हो रही है, तो वो हर क्षेत्र में हो रही है, मीडिया के क्षेत्र में तो खासकर ज़्यादा यही इस बीच थोड़ा देखने को हड़बड़ी के मिल रही। चक्कर में कि हम पहले हाँ, रिले करेंगे खबर क्योंकि को। आजकल कोई भी बड़े अखबार या चैनल, वो जो भी है, इन पोर्टल का सहारा ले रहे हैं, पहले इन्हीं से देख रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे कि मीडिया के क्षेत्र में जो शोध की कमी आई है? देखिए, अब हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसके कुछ दोनों ही पहलू होते हैं, कुछ उसके फायदे, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ट्रेंड शुरू हुआ ये खास तौर से टीवी चैनल से, कि ब्रेकिंग न्यूज़, यानी सबसे पहले हम दें न्यूज़। इस होड़ में बहुत बार टीवी चैनल्स में भी आप देखते हैं कि बड़ी इस तरह की खबरें आ जाती हैं, बड़ी गलत खबरें आ जाती हैं कई बार, और फिर बाद में उन्हें उसको कहना पड़ता है कि भाई खबर सही नहीं थी या गलत थी। कई बार बहुत सी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मान लीजिए उनकी तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं, कई बार उनके निधन की खबरें आ जाती हैं और लोग उनको शोक संवेदना भेजने लगते हैं, बाद में पता चलता है तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक होके घर आ गए। तो इस तरह की चीज़ें जो है, ये इस हड़बड़ाहट का ही नतीजा है, जैसे आपने कहा। उस क्षति की भरपाई भी जल्दी नहीं की जा सकती। उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि खबर तो जो चली गई वो चली गई, फिर एक बार उससे जो डैमेज अगर होना होगा तो वो हो चुका होगा उसका करेक्शन आने तक। तो इस वजह से पोर्टल में भी यही बात है कि पोर्टल में ये जो कंपटीशन है और आगे एक कदम बढ़ गया है कि सबसे पहले हम इस खबर को ब्रेक करें, सबसे पहले हम दें। तो उसमें आधी अधूरी और कई बार गलत किस्म की खबरें भी आ जाती हैं, तो ये एक बड़ा अपने आप में ट्रेंड गलत है। तो मेरा मानना है कि भाई शोध जो है मीडिया का बड़ा एक अहम पार्ट है, और शोध मीडिया के लिए बैकबोन है, उसके बगैर खबरें बन नहीं सकती। अगर हम एक छोटी सी भी खबर, कहीं पर कोई घटना हुई हो,
तो जैसे हम मीडिया में पढ़ते हैं कि भाई पत्रकारिता का जो सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को, वो बताया जाता है 5W1H है कि भाई कोई घटना अगर कहीं हुई है तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, कहाँ घटना हुई, क्या हुआ, कैसे कैसे थे, कितने लोग थे और कैसे करके वो घटना हुई। 5W1H का आंसर हमें देना हो, तो वो भी अपने आप में एक छोटी सी शोध है कि उस जानकारी को भी हमें जुटाना होता है। और इसी को अगर हम थोड़ा बड़े पैमाने पर देख लें तो आजकल मैं इसमें मानता हूँ कि अपनी तरफ से मैंने इसमें एक W और एक H को और जोड़ा है, जो कि आप जब परीक्षा देंगे, आप पढ़ाई करेंगे तो आप क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं 5W1H की, लेकिन जब आप व्यवहार में जाते हैं, प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में काम करते हैं, तो इन 5W1H से ज़्यादा प्रभावी आपका जो हो जाता है वो हो जाता है एक W, यानी व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरा H से हिस्ट्री, यानी इससे पहले क्या क्या हुआ। अगर एक छोटे से उदाहरण से हम इसको समझें कि जैसे मान लीजिए इजराइल में और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ज़्यादातर खबरें किस बात पर बेस्ड होती हैं कि अब अगला क्या होगा, अब इजराइल क्या करेगा, अब हमास क्या करने वाला है, अब वो कौन से हथियारों का उपयोग कर सकता है, अब इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है, क्या ये विश्व युद्ध हो जाएगा, क्या ये दूसरे देशों में फैल जाएगा, क्या एटम बम का प्रयोग किया जाएगा, इसका दूसरे देशों की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तमाम वो पहलू जो भी हुए नहीं है उनके बारे में खबरें ज़्यादा आने लगती हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। और उसके अलावा पास्ट की खबरें आने लगती हैं कि इससे पहले कब कब हुआ था, इससे पहले इन दोनों के बीच में कब कब संघर्ष हुआ था, कब कब क्या क्या घटनाएं हुई थी, उनका परिणाम क्या रहा, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कौन से लोग किस पार्टी के साथ थे, कौन इजराइल के, कौन हमास। तो मेरा मतलब आप किसी भी घटना को देखें, अभी कल को वर्ल्ड कप क्रिकेट का है, तो ज़्यादा खबरें इस बात को लेकर के आ रही हैं कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, और फिर उसको लेकर शोध हो रही है कि भाई होस्ट कंट्री में जितनी बार वर्ल्ड कप हुआ है उनमें से होस्ट कंट्री कितनी बार जीती है, कितनी बार होस्ट कंट्री उनमें हारी है, या भारत कब कब किस किस टीम से हारा है, सेमीफाइनल में किससे हारा था, फाइनल में किससे हारा है, और इस बार क्या संभावना इसको लेकर के बन सकती है। यहाँ तक कि एक खबर में देख रहा था, उसमें तो ये तक था कि भाई जो अंपायर हैं इस बार के, उन अंपायरों के चलते कितने मैच भारत हारा है, कितने मैच भारत जीता है, तो भारत के लिए लकी है या अनलकी है, इस पर तक ये खबर। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, इस बात पर बहुत ज़्यादा खबरें बन रही हैं आजकल। और उसके अलावा हिस्ट्री कि भाई इससे पहले कब कब ऐसा हुआ, कब कब क्या क्या रहा। तो आप चाहे क्रिकेट मैच से लेके, युद्ध से लेके, या चुनाव हुए अभी 3 स्टेट में, तो सारे क्षेत्रों में ये लागू है, सब जगह ये लागू है कि भाई क्या परिणाम होंगे, बड़े बड़े वो नेता है वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। राजस्थान में जो है कहा जाता है कि हर बार एक बार रिपीट होती है पार्टी, कभी बीजेपी कांग्रेस, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या इस बार ये मिट टूटेगा, या आप कोई भी चीज़ देख लें, तो वो इस फ्यूचर वाले टेंस को लेके और पास्ट टेंस को लेकर के खबरें ज़्यादा है। तो मीडिया में रिसर्च का इस समय बहुत ज़्यादा महत्व है, और अगर सही ढंग से रिसर्च करके दी जाती है तो लोग उसको बड़े इंटरेस्ट से देखते सुनते भी। तो मीडिया के लिए बड़ा लाभदायक है, बशर्ते उसको अच्छे ढंग से और एक हेल्दी तरीके से किया जाए। जी सर, आपके अंदर जो पीएचडी हुई हैं, किन किन विषयों पर आजकल ट्रेंड्स है पीएचडी का? हमारे साथ में जिन लोगों ने पीएचडी की उनमें भी इससे मिलता जुलता एक टॉपिक रहा था। एक विद्यार्थी ने इस विषय पर रिसर्च की थी कि जो डिजिटल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है, और जो तात्कालिकता का फैक्टर है इसमें कि तुरंत खबर मिल जाती है हमें और अखबार में मिलती है अगले दिन, तो इन हालातों में अखबार का फ्यूचर क्या रहेगा। एक तो ये टॉपिक था, प्रिंट मीडिया के लिए क्या फ्यूचर है आने वाले समय में, एक विषय ये था। एक था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पूनम बिष्ट, उन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर किया था कि जो सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं, खासकर हाइजीन को लेकर जो समस्याएं हैं, और इन चीज़ों में मीडिया का रोल क्या रहा, कैसे करके लोगों तक ये जानकारियां पहुंची और किस हद तक लोग उसका फ़ायदा उठा पाए, और अगर कहीं कोई कमी रह गई तो वो क्या कमी रही, और उसमें मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए थी। उनका विषय जो ये रहा। अच्छा। जी हाँ, तो विषय तो ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण थे। और उसके अलावा तीसरा जो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, एक महिला थी, उन्होंने की थी पीएचडी कि उन्होंने कुमाऊं में पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान, इस विषय पर उन्होंने पीएचडी की थी। तो उनके भी बड़े अच्छे परिणाम रिजल्ट आए थे। अच्छा अच्छा, तो काफी अच्छा विषय है। हाँ, अच्छे विषय थे। क्योंकि कुछ सरस्वती टमटा या कौन हम हाँ, सुनते हैं, कुछ जो जी सरकारी कर रही हैं। जो टमटा थी वो पहली पत्रकार रही कुमाऊं की। वो पहली जो है दलित स्नातक भी रही थी, पहली दलित प्रधानाचार्य भी रही थी, महिला पत्रकार थी। हाँ जी हाँ। बाकी मृणाल पांडे मूल तो यहाँ की भी। हाँ, उसके बाद तो फिर बहुत है, मृणाल पांडे की बात के दौर की है। अच्छा, मतलब ठीक ठाक संख्या है 19वीं सदी में तो बहुत है। अच्छा। और लेकिन वो जो शुरुआती दौर में थी तो उस समय पर उनका काम बहुत अच्छा रहा।
और उन्होंने जो है समाज नाम के अखबार की का उन्होंने संपादन भी किया लंबे समय तक। हाँ, हम्म, तो वो संपादन भी किया और पत्रकारिता में भी बड़ा रोल, अध्यापन में भी रोल रहा होगा। सर कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट बहुत सारे करना चाहते हैं रिसर्च, लेकिन सीट्स कम होती हैं, हम्म। तो क्या इसके लिए कुछ होना चाहिए कि जैसे फिक्स है कि प्रोफेसर के अंडर इतनी सीट आएंगी, हाँ, वो तो तो जैसे अभी देखिए, तो आपका फैकल्टी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, तो हाँ, और कुछ आगे को अब वो देखिए यूजीसी के नियम है, तो उन नियमों के अनुसार ही चलना जरूरी होता है। तो उसमें है कि प्रोफेसर के अंडर में 8 लोग हो सकते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में 6 हो सकते हैं और असिस्टेंट के अंडर में 4 लोग कर सकते हैं फिर PhD अगले के 3-4 टाइम साल पर। में फिर सीट खाली हाँ, अब होती उसकी रहती होंगी। परेशानी क्या होती है कि जब पहली बार अगर कोई परीक्षा होती है, उस समय तो प्रोफेसर के अंडर में एक साथ 8 सीटें हो सकती हैं, या एसोसिएट के अंडर में एक साथ 6 सीटें हो सकती हैं। अगली बार से लेकिन तो अगली बार से एक एक दो दो रह जाती हैं, वो भी 3-4 साल तक तो फिर कोई आएगी नहीं, हाँ, जब तक कोई PhD करके पास आउट नहीं नहीं होगा। हो जाए। जब कोई पास आउट होगा तो जितनी जगह खाली होंगी फिर जो केवल जगह उतनी ही खाली सीटें होगी आएंगी। उतनी भरेगी। सर तो पास ये आउट होने में समस्या, जो डिले होता था वो उसमें कुछ अभी कमी आई है देखिए कि लोग डिले 5-5 तो 7-7 8-8 साल मेरा तक। मानना ये है कि डिले अगर है तो मोस्टली स्टूडेंट से पार्ट, यानी वो चाहे तो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन कई बार कई वजहों से वो बहुत जल्दी करना नहीं चाहते। कई बार किसी को कोई स्कॉलरशिप मिलनी होती है तो वो जल्दी नहीं करना चाहते। कई बार कोई लोग जॉब में होते हैं, उनकी अपनी दूसरी मजबूरियां होती हैं कि उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो वो उतना समय नहीं दे पाते, तो उस वजह से परेशानी होती है उनको। और फिर कहीं अगर उनका कोई जॉब नहीं लगा है तो एक भाई समाज में आजकल ये स्थिति होती है, लोग पूछते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये कहते हैं भाई हम PhD कर रहे हैं, तो जितने साल इसमें खिंच जाए तो ये भी एक कारण कई बार हो जाता है, तो इसलिए सर बहुत अभी जल्दी अभी करते हम नहीं देखते हैं कि लोग। कुछ सालों से यूजीसी नेट के प्रति पहाड़ के लोगों का भी बड़ा रवैया हाँ, चेंज हुआ है और काफी बच्चे निकल भी रहे हैं, हाँ, जबकि पहले से बहुत ही कम आते थे ना हाँ, एकेडमिक्स में। हाँ, हाँ, देखिए उसमें तो मीडिया का रोल है कि मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा अभी हमारी चर्चा हुई, तुरंत जानकारी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है, अखबारों में खबर छपती है, कोई नेट क्वालिफाई किया उसकी फोटो छपती है और उसने इस विषय में किया है, तो लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो नए नए लोग नेट की तरफ जाना ज़्यादा चाहते हैं। और आजकल के समय में मैं देख रहा हूँ हमारे विद्यार्थी ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो नेट के लिए प्रयास तो जरूर करते हैं, और हमारे बहुत से विद्यार्थी निकले भी। पहले से पहाड़ों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती थी रोजगार की, हर बिल्कुल चीज की बिल्कुल ना। जी हाँ, मीडिया की वजह से बहुत फर्क पड़ा है इन अब चीज़ों अखबार पहले भी से ये पहुंच होता है गए। कि कोई भी घटना अगर आज हो तो वो दूसरे तीसरे दिन लोगों को पहुंच पढ़ने रही या सुनने को मिलती थी। है। अब तो तत्काल 10 मिनट के तत्काल अंदर है। आपके पास कहीं भी आप बैठे हैं तो सूचना आपके पास पहुंच बिल्कुल जाती है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज की बातचीत काफी हो चुकी है, लेकिन सर का तो इतना लंबा अनुभव है, हाँ, 30-35 साल का तो पत्रकारिता का ही है, तो कभी सर प्रिंट मीडिया के जो गिरावट आ रही है उस पर हम तो जरूर। चाहेंगे कि वो अभी बना रहे बूम पे, हाँ, बनी लेकिन बिल्कुल जी हाँ। परिस्थितियां ऐसी नहीं जी, दिख रही हैं, तभी हाँ, अखबार वालों ने अपने पोर्टल भी शुरू कर शुरू दिए किए हैं, हैं, बिल्कुल ठीक है तो जी, उस पर जी, कभी जी सर हाँ। विस्तार से जरूर बात जरूर, करेंगे। कभी अगली हाँ मुलाकात होगी तो उस पर बिल्कुल करेंगे। और आप लोगों का बहुत धन्यवाद, इतनी जी बढ़िया चर्चा का आपने एक अवसर दिया, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। तो दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया, क्वीरा जी और राजीव रंजन जी, और आप लोगों ने अंत तक हमें सुना। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, और दूर दराज पहाड़ों में अगर आप इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Thank you. गिरीश रंजन कह रहे